मिडिल ईस्ट में लगातार जारी तनाव के बीच आखिर ऐसी क्या स्थितियां बनी कि भारत ने ऐसा कुछ क्या किया कि ईरान ने बाकायदा शुक्रिया कहा है। क्या ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ है वो ट्रंप के लिए किसी झटके की तरह है? और भी ऐसे देश हैं जो ईरान के साथ नज़र आते हैं। और क्या ये इसे ऐसा ना माना जाए कि ये ट्रंप के लिए भारत का धीरे से दिया गया जोर का झटका है? नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। और आज एक घटनाक्रम पर हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री के साथ कि याद करिए जनवरी का तीसरा हफ्ता, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने साफ कहा कि जो भी देश ईरान से कारोबार करेगा उस पर अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा। इस कदम को ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा गया। ऐसे में भारत की इस वोटिंग के मायने ट्रंप के लिए झटके के तौर पर देखे जा रहे हैं। वैसे भारत अकेला नहीं है, अमेरिका की आजकल अपने पुराने सहयोगियों से भी जम नहीं पा रही है। वजह है ट्रंप का रुख और तरीका। नेटो देशों से तनातनी के बाद भले ही उनके सुर बदल गए हों, लेकिन तनातनी तो हो गई, खटास तो आ गई। कनाडा से टैरिफ को लेकर टेंशन हुई और ब्रिटेन से झगड़ा। इन सब के बीच भारत ने ईरान का साथ क्या दे दिया, पूरा घटनाक्रम और रिएक्शन भी जान लीजिए। दरअसल भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया जिसमें हालिया सरकार विरोधी प्रदर्शन पर ईरान की कार्रवाई की निंदा की गई थी। ईरान की सरकार की ओर से की जा रही क्रूर दमन की कार्रवाई को समाप्त करने की मांग करने वाला यह प्रस्ताव 47 सदस्यीय परिषद में पारित हो गया। परिषद के 25 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 14 ने मतदान से परहेज किया। भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, वियतनाम और क्यूबा ने इसका विरोध किया है। नई दिल्ली में ईरान के जो राजदूत हैं मोहम्मद फतहाली, उन्होंने मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान के लिए भारत को शुक्रिया भी कहा। भारत ने ईरान के खिलाफ प्रस्ताव के विरोध में मतदान तब किया है जब अमेरिका चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध बहाल करने जा रहा है। मोहम्मद फतहाली ने एक्स पर यह लिखा है कि मैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान के इस्लामी गणराज्य के प्रति सिद्धांत आधारित, प्रिंसिपल बेस्ड और दृढ़ समर्थन के लिए, जिसमें एक अन्यायपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रस्ताव का विरोध भी शामिल है, भारत सरकार के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ये रुख न्याय, बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ये उन्होंने लिखा है। तर्जुमा बता रहे हैं उसका। ईरान में प्रदर्शन 28 दिसंबर को शुरू हुए थे। शुरुआत में बढ़ती महंगाई के खिलाफ असंतोष था, बाद में इनका दायरा बढ़ता चला गया और 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक शासन के अंत की मांग करनी शुरू कर दी। शुक्रवार को परिषद ने अपने प्रस्ताव में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर की गई हिंसक कार्रवाई की वो निंदा करती है। इसके परिणाम स्वरूप हजारों लोगों की मौत हुई और ईरानी सरकार से अपने मानवाधिकार दायित्वों का सम्मान करने, उनकी रक्षा करने और उन्हें पूरा करने का आग्रह किया गया। प्रस्ताव में ईरान से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, गुमशुदगी और मनमानी गिरफ्तारियों को समाप्त करने और रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया। आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया है? इस पर बीबीसी पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव के एक्स पर रिएक्शन को कोट कर रहा है, जिसमें राव लिखती हैं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान से जुड़े प्रस्ताव के खिलाफ अपने मतदान को स्पष्ट किया है। प्रस्ताव सिलेक्टिव था, राजनीतिक रूप से प्रेरित था और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने की संभावना इसमें कम थी। नई दिल्ली ने तर्क दिया कि देश और विशेष प्रस्ताव अक्सर मानवाधिकार परिणामों में सुधार करने के बजाय रुखों को कठोर बना देते हैं और सार्वजनिक निंदा के बजाय संवाद, राष्ट्रीय प्रक्रियाओं और क्षमता निर्माण पर जोर दिया। राव ने लिखा है कि भारत ने न तो ईरान की कार्रवाई का समर्थन किया और न ही कथित दुरुपयोग की रिपोर्ट से अपनी असहमति जताई। ये मतदान प्रक्रिया और ये जो निदान प्रक्रिया और सिद्धांत पर आधारित था। संप्रभुता और नाम को लेकर शर्मिंदा करने वाले तंत्रों का यह विरोध था। भारत का तर्क चीन और पाकिस्तान से भी थोड़ा अलग रहा। चीन बाहरी जांच को व्यवस्था के स्तर पर खारिज करता है। पाकिस्तान अक्सर रणनीतिक रूप से चीन और ओआईसी के साथ तालमेल रखता है, लेकिन भारत का जो रुख है वो अधिक प्रक्रियात्मक है, जो देश विशेष के प्रस्तावों के प्रति लंबे समय से चले आ रहे संदेह से आकार लेता है। मतलब डाउटफुल है, जो प्रस्ताव ही डाउटफुल है हम उसके खिलाफ नहीं है, हम उसके खिलाफ है। जो प्रस्ताव ही डाउटफुल है हम उसके खिलाफ है, मोटा मोटी ये समझ लीजिए। यह रणनीतिक भी है। ऐसे तंत्रों को वैध ठहराने को लेकर सतर्कता, जिन्हें किसी अन्य राजनीतिक माहौल में कश्मीर या आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।
कुल मिलाकर ये मतदान ईरान पर भारत की व्यापक नीति के अनुरूप है। संबंधों को बनाए रखना, नैतिक दिखावे से बचना और मेगाफोन जैसी सार्वजनिक निंदा के बयान, शांत कूटनीति को प्राथमिकता देना। पारित प्रस्ताव में ईरान पर विशेष रिपोर्टियर के कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नवंबर 2022 में गठित एक अलग फैक्ट फाइंडिंग मिशन के काम को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हिरासत में एक ईरानी कुर्द महिला महसा अमीनी, बहुत चर्चा इनकी हुई। महसा अमीनी की मौत के बाद भड़के प्रदर्शनों के दमन के मद्देनजर यह मिशन बनाया गया था। प्रस्ताव के तहत जांच कमेटी को हालिया प्रदर्शनों से जुड़े गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और अत्याचारों और किए गए अपराधों के आरोपों की जांच के अधिकार दिए गए हैं। ये परिषद ने क्या फैसला लिया उसके बारे में हमने आपको बताया। कहाँ हुआ ये? मानवाधिकार परिषद की एक इमरजेंसी मीटिंग के आखिर में हुआ। ये मीटिंग ब्रिटेन, जर्मनी, आइसलैंड, मोल्दोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया की अपील पर बुलाई गई थी, जिसकी ईरान ने कड़ी आलोचना भी की। परिषद को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने बताया कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि हजारों लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। टुर्क ने कहा है कि मैं ईरानी अधिकारियों से अपील करता हूं कि वो पुनर्विचार करें, पीछे हटें और आनन फानन में सुनवाई के साथ बेहिसाब सजा समेत अपनी क्रूर दमन करने वाली कार्रवाई को खत्म करें। ईरान पर ये आरोप पहले भी लगते रहे। तुर्क और क्या कह रहे हैं? मैं ईरानी अधिकारियों से मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा करने और मृत्यु दंड पर पूर्ण रोक लगाने की मांग करता हूं। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मिशेल सर्वोन डियोर्सो ने कहा है कि पिछले हफ्तों की भयावह घटनाओं पर जवाबदेही तय होनी चाहिए और उन सभी के लिए न्याय होना चाहिए जिन्होंने अपने मानवाधिकारों के इस्तेमाल और वैध मांगे रखने के कारण जिन्हें मारा गया, घायल किया गया या हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन अब काफी हद तक थम चुके हैं, लेकिन तुर्क जो है वो चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान की सड़कों पर हत्याएं भले कम हो गई हों, लेकिन क्रूरता जारी है। उन्होंने इसे डराने वाला घटनाक्रम बताया कि ईरान के न्यायपालिका प्रमुख ने इस हफ्ते कहा है कि हिरासत में लिए गए हजारों लोगों के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। ये हमने आपको बताया था, वो जेल घूमने गए थे। वहां उन्होंने कहा कि तत्काल इन पर फैसला करो, बाद में नहीं, 1-2 महीने बाद नहीं, क्योंकि डर तत्काल बना रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी देने वाले देशों में ईरान शामिल है। पिछले साल कम से कम 1500 लोगों को फांसी दिए जाने की सूचना है। हालांकि ईरान ने इसे सिरे से खारिज किया है। आंकड़े भी आगे हम आपको बताएंगे। उन आंकड़ों में भी बड़ा विरोधाभास है कि दरअसल ईरान में कितने लोगों की जान गई है। अब जब ये तमाम बातें परिषद में उठी, ईरान के खिलाफ ये बातें उठी, तो ईरान के राजदूत अली बहरैनी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की इमरजेंसी बैठक को दिखावटी और ईरान पर दबाव बनाने का हथियार करार दिया। उनकी सहयोगी हैं सोमायेह करीमदोस्त। उन्होंने इस प्रस्ताव को पूरी तरह असंतुलित, पक्षपाती और राजनीतिक मकसद से प्रेरित करार दिया है। कई देशों ने ईरान के समर्थन में बोलते हुए परिषद पर राजनीतिकरण और दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है। दोहरे मानदंड, इजराइल के मामले पर खामोशी, लेकिन ईरान में अगर कुछ हो रहा है तो वो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। वेनेजुएला में घुस के राष्ट्रपति को उठा के ले आना वो मानवाधिकार है। यमन पे, सोमालिया पर हमला कर देना वो मानवाधिकार है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बातें करना वो मानवाधिकार है। रोजाना कम से कम दर्जन भर धमकियां देना वो मानवाधिकार है। और वो सब चिंता कर रहे हैं कि ईरान में मानवाधिकार का हनन हो रहा है। खैर, क्यूबा के राजदूत रोडल्फो बेनितेज ने इस बैठक को अत्यंत निंदनीय पाखंड कहा है, जबकि चीन के राजदूत जिया गुडे ने कहा कि बीजिंग मानवाधिकार के नाम पर किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल का विरोध करता है। आंकड़ों की भी बात कर ली जाए, जिनमें बड़ा विरोधाभास है। प्रदर्शन से जुड़ा पहला आधिकारिक आंकड़ा जारी करते हुए ईरानी अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि दिसंबर के अंत तक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अब तक 3117 लोगों की मौत हुई। लेकिन अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने शुक्रवार को मौतों की संख्या 5000 से ज्यादा बताई। चेतावनी दी कि यह आंकड़े वास्तविक संख्या से काफी कम हो सकते हैं। नॉर्वे स्थित जो संगठन है ईरान ह्यूमन राइट्स ने चेतावनी दी है कि अंतिम आंकड़ा 25,000 तक पहुंच सकता है। ईरान को लेकर नॉर्वे के इंस्टीट्यूट का यह कहना है कि ईरान में यह आंकड़ा 25,000 तक पहुंच सकता है, मौतों का आंकड़ा। इधर तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा है कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल अब भी ईरान पर हमला करने के मौके ढूंढ रहा है। अभी हमने बीच में कहा, ठेठ भाषा में इसे दोगलापन कहा जाता है। हाकान फिदान ने कहा कि ऐसा कदम जो है वो इलाके में और ज्यादा अस्थिरता पैदा करेगा। अब भारत और ईरान के कारोबार की बात कर ली जाए, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है। ईरान में भारतीय दूतावास के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने ईरान को $1.24 अरब का सामान निर्यात किया,
जबकि ईरान से 0.44 अरब डॉलर का आयात किया। इस तरह दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 1.68 अरब डॉलर, करीब करीब 14,000 से 15,000 करोड़ रुपए रहा है। ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ईरान को निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा ऑर्गेनिक केमिकल्स का रहा। इसकी कीमत 512.92 मिलियन डॉलर थी। इसके बाद खाने योग्य फल, मेवे, खट्टे फल के छिलके, खरबूजे, ये करीब 311.60 मिलियन डॉलर के आसपास के रहे। इसके अलावा मिनरल फ्यूल, तेल, डिस्टिलेशन से जुड़े उत्पादों का कारोबार, ये रहा करीब करीब 86 मिलियन डॉलर के आसपास। जानकार ये भी कह रहे हैं कि भारत का ये कदम बेहद नापातुला रहा, लेकिन ये साफ करने वाला रहा कि भारत ट्रंप की धमकियों से डरने वाला नहीं है और जो उसे वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से, पूरी दुनिया में शांति के लिहाज से, वसुधैव कुटुंबकम के लिहाज से सही लगेगा, रणनीतिक तौर पर वो वही करेगा, चाहे कितना ही बड़ा मंच क्यों ना हो। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।